नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं या जियोग्राफी से आप बीएससी कर रहे हैं और आप 5वें सेमेस्टर में हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं जियोग्राफी में। पहला पेपर का नाम होता है रीजनल जियोग्राफी अर्थात प्रादेशिक भूगोल, जिसका कल मैंने वीडियो दिया था। और यह लेक्चर जो है आपका सेकेंड पेपर का है जियोग्राफी की, यानी कि जिसमें आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में यानी कि सुदूर संवेदन के बारे में आपको जानना है, साथ ही साथ में जीआईएस के बारे में समझना है। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्रों से जो जानकारी हमको मिलती है घर बैठे, वो सब जीआईएस के माध्यम से मिलती है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम दूर की कोई चीज़ों का काम एक प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप चैनल बदलने के लिए रिमोट दाबते हैं और सेंसर जो होता है उसमें लगा होता है, वो लाल कलर का हरा कलर का बत्ती होती है, वो दो तीन बार जलती बुझती है। जैसे बटन दाबते हैं तो कम्युनिकेशन कर लेता है। यानी दूर एक प्रकार से की चीज़ों को समझने के लिए सुदूर संवेदन और जीआईएस उपयोग करता है। ऐसी चीज़ें जहाँ मनुष्य की आंखें नहीं जा पाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पर मनुष्य जो है नहीं पहुँच पाता, या अच्छे तरीके से मनुष्य जो है उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। जैसे कि जंगल में मान लेते हैं आग लगी है, अब वहाँ पर मनुष्य कैसे समझेगा कि आग कितने एरिया में लगी है, कहाँ कहाँ पर लगी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रोन कैमरा उड़ाएंगे। ड्रोन कैमरा क्या है, ये भी रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट है, जीआईएस का ही पार्ट है। इससे क्या होगा, ऊपर उड़ेगा वो ड्रोन कैमरा और पूरे एरिया में जहाँ जहाँ तक आग लगेगी उसकी पूरी जो छवि होगी यानी फ़ोटो होगी उसको क्लिक करेगा और हमारे कंप्यूटर में भेजेगा, हमारे सिस्टम में भेजेगा। हम उसको देखेंगे कि भाई इतने वर्ग किलोमीटर में या इतने वर्ग स्क्वायर फीट में जो है आग लगी हुई है। वैसे किलोमीटर में नपेगा, वर्ग किलोमीटर में इतने में आग लगी है, इसके लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, कहाँ कहाँ पर इसकी कितनी हानियाँ हुई। मतलब किसी भी आपदा के आने से पहले, आपदा के आने के बाद में, चाहे क्षतिपूर्ति की बात हो, तो उसके बारे में जानकारी हमको इन्हीं के माध्यम से मिलती है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग आज के भौतिकवादी समाज में बहुत बढ़ गया है। हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे इसका उपयोग आपको मिलेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटी का पेपर भी हुआ, मैंने पेपर भी आपके लिए करवाया। ठीक है, तो उससे पहले भी मॉडल पेपर मैंने दिया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चीज़ों को आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होता है बाबू। ठीक है, इसका क्या क्या लाभ है, ठीक है, यानी क्या लाभ हुए हमें अगर हम जीआईएस के प्रयोग करें, या जीआईएस के प्रयोग से मनुष्यों को या हमको क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ क्या लिखेंगे, पहला लाभ कम लागत और समय में कार्य पूरा किया जा सकता है, यानी कि कम खर्चा में और कम समय में बहुत बड़ी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, या बहुत कार्य को हम आसानी से समझ सकते हैं, कार्य को पूरा कर सकते हैं। अधिकतर काम जो होते हैं आजकल रिमोट सेंसिंग इसी पर आधारित है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी आप देखते हैं जो है फ़ोटो ड्रोन कैमरा से भी बनाते हैं। ठीक है, और वैसे भी बनाते हैं। आप देखते हैं पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी पर कहाँ पर पानी बरसेगा, कहाँ पर एक प्रकार से धूप निकलेगी, सब कुछ जो एक प्रकार से, या मैपिंग की बात कर लें हम, जैसे गूगल मैप पर डालें कि हमें कोई इधर जाना है तो गूगल मैप वहाँ तक आपको पहुँचा देता है। तो ये सब एक प्रकार से वायु में जो कैमरे लगे हैं, सैटेलाइट लगे हैं, वो सब फोटो सब क्लिक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये मकान बना है। यहाँ तक कि आजकल का जो कैमरा है वहाँ से एक प्रकार से जो कृत्रिम उपग्रह है वहाँ पर कैमरा लगा है, उन कैमरों को बढ़ा करके देखेंगे तो अगर आपके छत पर 2 मंजिला का घर है और आपके छत पर टायर पड़ा हुआ है तो टायर की फ़ोटो भी आ जाती है उसमें। तो यहाँ तक जो है डेवलप हो चुका सब चीज़। तो कम लागत और समय में कार्य पूरा किया जा सकता है, पहला लाभ लिखेंगे इसको। दूसरा लाभ लिखेंगे जीआईएस का, चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जाता है। यानी जैसे ड्रोन कैमरा से फ़ोटो खींच गई तो उसको एक आंख से अगर आप वैसे देखेंगे तो जितना बड़े एरिया को एक आंख से आप कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप दोनों आंखों से देखें तब भी आप उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। किसी एक बड़ी क्षेत्र की घटना है, उस बड़ी क्षेत्र की घटना को एक नज़र में आप नहीं भाप पाएंगे, लेकिन उसको अगर हम फोटो के माध्यम से खींच ले, उसको अपने रूम में बैठ करके एक ही बार में आप पूरे एरिया के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में जानकारी
जानकारी और कितना हानि हुई सब कुछ आप जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार इससे किया जाता है। तीसरी बात यह है, तीसरा लाभ कि एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं यानी फीचर्स, संरचनाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र से देखा और समझा जा सकता है। यानी किसी एक बड़े क्षेत्र में तमाम प्रकार की जो संरचनाएं विद्यमान है, कहीं पर पर्वत पठार घाटियां हैं, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, ठीक है, कहीं पर संसाधन बहुत सारे प्राकृतिक हैं, तो उनको एक नज़र में हम देख पाते हैं। एक नज़र में उसकी फ़ोटो ऊपर से क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि जंगल में आग लगी है, ऊपर से फ़ोटो खींचा तो पता चल गया कि इतने एरिया में आग लगी है। या किसी एरिया में फ़ोटो खींचा हमने और वहाँ से देखा या रडार के माध्यम से देखा कि भाई इतने एरिया में आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है खान में कुछ चीज़ें हैं, या यहाँ पर सोना है, यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर क्या है, तो वो सब ये चीज़ें इसी के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित यानी कवर किया जाता है। यानी ऐसे स्थान जैसे समुद्र के बीच में द्वीप कोई है, अब वहाँ पर हम कैसे जाएंगे, उससे पहले आप ड्रोन उड़ा दें, जा करके वो ऊपर की फ़ोटो लेकर के पूरे द्वीप पर क्या चल रहा है पूरा सिस्टम बता देगा। तो ये सब चीज़ें जो है करने में आसानी होती है। साथ ही साथ में उपयोग अगला है, प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग सामान्यतः सभी के द्वारा अल्प अवधि यानी कम समय के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के उपरांत सुगमता से किया जाता है। यानी कि कम समय में ट्रेनिंग होती है इसकी चलाने के लिए, इसको समझाने के लिए किस तरीके से इसका यूज करना है। ये सब एक प्रकार से आप देखते हैं जीआईएस के लाभ में शामिल है। तो जीआईएस का अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य के जरूरी एक प्रकार से उपयोगिता रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका दूसरा नंबर, देखेंगे। दूर संवेदन, दूर संबोधन कहो चाहे सुदूर संवेदन कहो चाहे रिमोट सेंसिंग कहो, बात एक ही है। इसका क्या लाभ है भाई? देखिए जीआईएस का तो लाभ बता दिया, अब सुदूर संवेदन के लाभ समझो भैया। सुदूर संवेदन से क्या लाभ है? सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी के विकास से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। यानी कि जब रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है ये बढ़ गई है, इससे हमको कई लाभ हुए हैं, कई एक प्रकार से इसके लाभ हैं। जैसे कि पहला लाभ है कि रिमोट सेंसिंग किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर देता है। यानी किसी बड़े एरिया का जो है एक ज़बरदस्त तरीके से कई एंगल से चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे फोटो क्लिक मेमोरी होती है, जैसे कि आप देखते हैं एक नज़र में जो आपने देखा आपके दिमाग में रुक गई, तो वो तो हो गई नज़र का देखना। लेकिन एक कैमरे से देखना होता है कि उसको देखा, फोटो क्लिक कर लिया, उसमें कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी, किस कलर की, सब कुछ इसमें बता दिया जाता है। ठीक है। दूसरा लाभ है कि यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। यानी इसे फोटो मैंने खींची तो फोटो में लगभग कुछ वास्तविक चीज़ें हुई होती हैं। अब ये मत कह देना कि गुरुजी हमारे शादी के लिए फ़ोटो आई थी, वहाँ पर लड़की जो है बड़ी गोरी थी और जब शादी हुई तो बड़ी काली निकली। तो ये सब मेकअप का कमाल है। और उसका क्या नाम है, मेकअप ना भी करो तब भी फ़ोटो ऐसे खींचो, आप बहुत करिया रहेंगे तो भी वो फ़ोन जो होगा आपका गोरा बना देगा। ठीक है, ऐसे तमाम सारे एक प्रकार से एप्लीकेशन हैं, उससे आप करेंगे तो आपका फ़ोटो एकदम से साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो अलग की बातें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आपकी जो गढ़न पात है, आपका जो एक स्ट्रक्चर है, उसको सही तरीके से वो दिखाएगा। कलर तो बदल भी सकता है। इसके अलावा यह भूमि सर्वेक्षण, यानी कि अगर भूमि का सर्वे करना है उसकी अपेक्षा कम खर्चीली है। यानी भूमि सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे भूमि सर्वेक्षण में आपको गन्ने का वो नापना होता है तो लट्ठा लेकर के नापते तो बड़ा लंबा समय हो जाता है। या किसी भी मामले में अगर किसी भूमि का सर्वे करना है तो वहाँ पर पहले जाएंगे, वहाँ पर सर्वे करेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। और इससे अब आप देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग से सूचनाएं बहुत जल्दी एकत्र हो जाती हैं और बहुत जल्दी हम उसके बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा यह दृष्टिगोचर यानी दृष्टिगोचर और डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सादृश्य और डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। यानी दिखाई दृष्टिगोचर के लिए जो है सादृश्य आंकड़े प्रदान करना और डिजिटल के लिए डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। ठीक है, सॉरी भाई, चले। तो यह, और इसके अलावा अगला लाभ यह है कि यह किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है, जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। इससे समय के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलती है। मान लेते हैं किसी एरिया में कभी एक प्रकार से कुछ दूसरी चीज़ें हुआ, मतलब 10 साल पहले मान लेते हैं किसी ऊपर से कोई फ़ोटो खींची गई उस पर्टिकुलर किसी शहर की, अब वो शहर में 10 साल के बाद में फिर फ़ोटो खींची गई, तो दोनों की फ़ोटो जो होगी उसी एरिया की पूरी, से मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर एरिया की फ़ोटो खींची गई एक फ़ोटो में, और 10 किलोमीटर की फ़ोटो की एरिया बहुत ऊपर से खींची गई एक दूसरे शहर की फ़ोटो, या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है,
तो उसकी तुलना करने में आसानी होती है कि 10 साल पहले यहाँ पर विकास कैसा था और 10 साल के बाद में विकास कैसा हुआ है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करने में भी उपयोगी होता है। साथ ही साथ में इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मौसम खराब हो या भूमि अच्छी नहीं है तब भी इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तब भी ये अपने आप में चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, फील्ड सर्वे के बिना भूतल और ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जाता है। उपग्रह चित्र मतलब कि जो सैटेलाइट ऊपर लगे हुए हैं उससे जब हम मैपिंग करते हैं उससे, तो वहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं, तो वहाँ से हम भूतल की फ़ोटो, फील्ड सर्वे में हमको किसी फील्ड का सर्वे करना है तो हम उसको त्रिविमीय तरीके से खींच सकते हैं, 3 विमीय 3 डायमेंशनल फ़ोटो खींच सकते हैं। ऊपर से, बगल से, इधर कई एंगल से फ़ोटो हम उसको क्लिक कर सकते हैं। तो उपग्रह चित्र के माध्यम से भूतल और ऊपरी तलों को एक प्रकार से हम देख पाते हैं। इसमें इसके लिए पूछा गया है कि फील्ड सर्वे के बिना, यानी वहाँ पर जाए बिना हम किस तरीके से ऊपरी परत और उसके आरी बारी की चीज़ों को, यानी इधर उधर की चीज़ों को जान पाते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल व्यू का निर्माण करके हम फील्ड सर्वे के बिना भूतल और ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं। परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए, इसको समझने के लिए अतिरिक्त डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को 2 अलग अलग कोणों से, यानी 2 अलग अलग एंगल से एकत्रित किया जाता है। जैसे कि एक ऊपर से खींच लिया गया, एक इधर से खींच लिया गया, एक इधर से खींच लिया गया। जैसे आप देखते हैं कई कैमरे होते हैं और उन्हें कई कैमरों के माध्यम से अलग अलग एंगल से उसको देखा जाता है। अगर आपको समझ में अभी ना आ रहा हो तो आप देखते होंगे कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट के मैच में जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उन्हें कई कैमरे रखा रहता है। एक ऊपर से कैमरा आता है डोरी में बांध करके, कभी कभी गेंद उस पर लग जाती है तो वो नो बॉल टाइप की, वो डेड मान ली जाती है इस तरीके की। कभी कभी आप देखते हैं कि इधर से एक कैमरा आ रहा तो क्रेन टाइप का बना होगा, कभी इधर से कोई कैमरा, मतलब कि 4-10 कैमरे लगे रहते हैं कई कई एंगल से, और वहाँ पर भी कैमरे लगे रहते हैं, क्या स्टंप में, ठीक है, सब जगह पे, ताकि वो एकदम से हर एक एंगल से ये देख पाएँ कि भाई किस तरीके से आउट हुआ है व्यक्ति या किस तरीके से नहीं आउट हुआ है, चौका है कि नहीं है, छक्का है कि नहीं है। तो इससे वो एक प्रकार से वो क्रिकेट खेला इसे। अब यहाँ पर बैट में बॉल लगी है कि नहीं लगी, इसका भी एक प्रकार से पता, वो जो है कितने स्पीड से गेंद निकल रही, सब कुछ पता चल रहा है ना। तो ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से ही पता चल रहा है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा बेसिकली। ठीक है, तो जिससे कि उस स्थान का लगभग 60% हिस्सा प्राप्त हो जाता है। अलग अलग इमेज में एक ही हो इस प्रकार से एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टीयर विजन का निर्माण करते हैं। स्टीयर विजन मतलब कि उसको जोड़ करके उसको एक 3 डायमेंशनल उसको बना देते हैं, एकदम वास्तविक टाइप का। भूतल और ऊपरी तलों को देख सकते हैं और उसके बारे में हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले कल मैंने आपको बताया होगा, कल की वीडियो में पेपर 1 में आपने देखा होगा तमाम सारी चीज़ें। तो अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी, चाहे पेपर 1 की चाहे पेपर 2 की, या किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है, अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं तो अगर आपको पीडीएफ लेना है या हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप जुड़ सकते हैं बाबू। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, और भी कई सब्जेक्ट के पीडीएफ हैं और इसका भी कई मॉडल पेपर के पीडीएफ मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे आप SMS करेंगे अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम कि हम 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं, और तो उसमें आपको स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं कुछ भी ऑनलाइन माध्यम तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, किसी दुकान से सेंड करवा सकते हैं। तो ये है, मान लेते हैं आपका 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, या मान लेते हैं आपका 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है कि अगर एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, एक पेपर बचा हुआ है, या मान लेते हैं एक ही सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि 5th सेमेस्टर का ज्वाइन करें, तो आपको 100 रुपये अधिक लग रहे हैं कि हम 100 रुपये क्यों दें जब सारे सब्जेक्ट का मिल रहा है 100 रुपये में। तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि 6 सेमेस्टर का ग्रुप भी बना दिया गया है। तो ऐसे में आपको 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये पेमेंट कर देने होंगे। इसमें क्या होगा, पूरा 6 सेमेस्टर आपका उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, 6 सेमेस्टर वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा,
और फिफ्थ सेमेस्टर वाले में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एक आध ठो बचे हुए हैं उसका भी PDF मिल जाएगी, और सिक्स सेमेस्टर वाले ग्रुप में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि परीक्षा सिक्स सेमेस्टर की जब तक नहीं होगी तब तक आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पर बहुत सारे PDF वगैरह आपको मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज क्लास भी पढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी तमाम सारी तैयारी होती रहेगी। तो मात्र 150 में आपका फिफ्थ सेमेस्टर भी हो जाएगा। जो एक सब्जेक्ट अगर बचा हुआ है, ठीक है, या 2 पेपर बचे हुए हैं, 1 पेपर बचा हुआ है, तो इसके ऐसी स्थिति में आपको करना है कि उसका भी PDF मिल जाएगा, और सिक्स सेमेस्टर वाले ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको 150 रुपये लगेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी 100 रुपीज़ ही है सिक्स सेमेस्टर का। केवल अगर आपको सिक्स सेमेस्टर को जुड़ना तो भी आपको इसलिए 200 रुपये हैं। केवल आपको फिफ्थ सेमेस्टर को जुड़ना 200 रुपये हैं। लेकिन 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है और एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि हम फिफ्थ वाला भी PDF प्राप्त कर लें और सिक्स वाला भी प्राप्त करें, तो आपको 150 रुपये पेमेंट करने होंगे, ठीक है। चले, कोई फीस ज़्यादा नहीं, अच्छी फीस रखी गई है, मतलब कि ताकि बाकी वीडियो यूट्यूब पर ही है। अगर आपको नहीं लेने का मतलब है, तो नहीं पैसा खर्च करना चाहते, तो आप यूट्यूब पर फ्री में भी बिल्कुल वीडियो देख पाएंगे। वीडियो आपकी फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर आपको और ऐसे सिक्स सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जैसे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना, तो इन सभी का भी मिलता रहता है। यानी कि को करिकुलर बेसिकली जो होता है उसकी एक बढ़िया तरीके से तैयारी शुक्ला डिपार्टमेंट करवाता रहता है। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS की अभिकल्पना बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना ने डिज़ाइन क्या है GIS की, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिज़ाइन क्या है। देखिए, अनेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में GIS के लिए उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन किया जाता है। GIS के प्रयोग की अग्र प्रकार से अभिकल्पना की जा सकती है। इसके कई प्रकार के एक प्रकार से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा इसका वो होता है। देखें, सबसे पहली बात इसमें क्या होती है, संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट एक होता है, आवश्यकता का निर्धारण करना कि क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, अभिकल्पना ने डिजाइन तैयार करना यानी प्रक्रिया नियोजन, किस तरीके से हम उस आवश्यकता को पूरा करें, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तंत्र का चयन करना, तंत्र माने क्या होता है कि हम किस तंत्र का, किस सिस्टम का प्रयोग करके चीज़ों को जानेंगे। इसके अलावा तीसरा होता है विकास करना यानी डेवलपमेंट, तंत्र की प्राप्ति करेंगे, आंकड़ा का आधार क्या होगा, कहाँ से आंकड़ा हमको, कहाँ से डाटा प्राप्त करना है। स्टाफ की ट्रेनिंग देंगे यानी कौन कौन से लोग उसमें काम करेंगे, उन सभी को क्या क्या किसको किसको करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। संचालन की तैयारी करेंगे, उसको मतलब आगे बढ़ाने की किस तरीके से हमको एग्जीक्यूट करना है, अपना जो प्रक्रिया नियोजन है या जो हमारा प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये भी एक प्रकार से उसके हार्डवेयर मतलब कि उसमें शामिल होता है, ठीक है, सूचना GIS की अभिकल्पना में। इसके अलावा संचालन करना, जब हम मतलब ऑपरेशन कोई व्यक्ति करेगा यानी तंत्र की स्थापना, आंकड़ा का रूपांतरण प्रक्रिया, विकास उसका करना हुआ, यानी किस तरीके से हमको डाटा का कलेक्शन करना, डाटा का वर्गीकरण करना, उसको विश्लेषण करना है, ये सारी चीज़ें। फिर अंकेक्षण करते हैं यानी कि ऑडिट, उसको ऑडिट करते हैं, तंत्र का मूल्यांकन करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए एक अभिकल्पना, जो कि किसके रहे, GIS की अभिकल्पना में, भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना में ये 5 सेक्टर या 5 तरीके या 5 प्रोसेस होते, 5 चरण होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे, GIS के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयरों का निम्नलिखित मतलब कि सॉफ्टवेयर का परिचय दीजिए अगर प्रश्न पूछे, या इसी में आप लिख सकते हैं। तो GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जिसका प्रयोग करके हम इसका जो है समझ सकते हैं। जैसे कि है ArcGIS, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर है जियोमेटिका भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा मैप इन्फॉर्मेशन या मैप इन्फो हो गया, जियोमेटिका हो गया, ArcGIS हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो कि GIS के लिए काम करते हैं, GIS के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और चौथा हो गया आपका ERDS, ठीक है, यानी इरदास या अरदास। तो ये एक प्रकार से ERDS, ये एक प्रकार से ये सब GIS के क्या हैं, जो GIS के सॉफ्टवेयर हैं वो हैं, ठीक है। वैसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने जियो स्मार्ट, इसके अलावा डिसीजन स्पेस, बायोकैप जैसे GIS सॉफ्टवेयर विकसित किए। तो ये भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने भी तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर GIS के बनाए, जैसे कि जियो स्मार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन स्पेस हो गया, बायोकैप हो गया, ठीक है। ये सब GIS के सॉफ्टवेयर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने बनाया है, ठीक है, GIS के लिए। तो इस तरीके से GIS के सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जान लिया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। कौन कौन से, ArcGIS, जियोमेटिका, मैप इन्फो, इरदास या फिर ERDS। तो ये GIS के लिए प्रयुक्त मतलब कि GIS के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने क्या किया है, जियो स्मार्ट, डिसीजन स्पेस और बायोकैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न है भैया, रिमोट सेंसिंग की समीक्षा की सीमाएं बताएं, लिमिटेशन। रिमोट सेंसिंग की लिमिटेशन क्या है, यानी कि कहाँ पर सीमितता इसकी क्या है। ठीक है, देखिए रिमोट सेंसिंग की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इन हिंदी, मतलब सीमाएं उसको इन हिंदी में, मतलब कि हिंदी में समझने के लिए है। देखिए रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया है, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से अगर आप ये सोचें कि ज़मीन पर जो अभी तक सर्वे हो रहा था वो सर्वे पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है इसके आ जाने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमोट सेंसिंग ने कुछ क्षेत्रों में अभी काम करना शुरू किया है, हर एक क्षेत्र में फील्ड सर्वे में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नहीं। तो जैसे जनगणना करनी हो तो जनगणना आप जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मनुष्यों को फील्ड सर्वे करनी पड़ेगी। ठीक है, फील्ड सर्वे में एक प्रकार से क्या होता है कि लोग जा करके जब देखते हैं, क्योंकि मशीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं, मशीन उतना उपयुक्त तरीके से चीज़ें जो डाटा फिट करेंगे या जैसा देखेंगे वैसा बताएंगे, लेकिन जो आंतरिक चीज़ों का मूल्यांकन करना हुआ, पढ़ाई लिखाई का मूल्यांकन करना हो, तो ऐसे में वो चीज़ें थोड़ा सा पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ सीमाएं होती रिमोट सेंसिंग की। दूसरी सीमा है डेटा संग्रह, यानी कि डाटा कलेक्शन और डाटा खरीद की लागत इसमें रहती है। ठीक है, तीसरी बात डाटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ भी समस्याएं कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं होती हैं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते, यानी कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जब कोहरा हो जाता है या बादल हो जाते हैं तो ऐसे में वो काम करना बंद कर देते हैं या उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते जितने अच्छे तरीके से उनको काम करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशन से कुछ सीमाएँ हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोग मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं हम। देखिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग हम कई स्थानों पर करते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा, 100% ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रयोग हम लोग जो रिमोट सेंसिंग का करते हैं बाबू, वो उपग्रहों यानी कृत्रिम उपग्रहों यानी कि जो सैटेलाइट हैं वो, और विमानों पर, जैसे कि हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में या लड़ाकू विमानों पर हम क्या करते हैं, हम तमाम प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से कैमरे लगा देते हैं। तो उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां यानी फ़ोटो लेते हैं, जिससे हम ज़मीन पर खड़े होकर के जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाज़त हमको उन फोटो के माध्यम से मिल पाती है। हम पृथ्वी के बारे में जान पाते हैं कि पृथ्वी हमारी अंतरिक्ष से कैसे दिखती है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे ऊपर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, चूँकि हम उसको अपने खड़े होकर के आप नहीं देख पाएंगे पृथ्वी कैसी लग रही है यहाँ से, लेकिन जब वही फ़ोटो ऊपर से खींची जाएगी तो हम उसको देख पाएंगे। तो ये इसका एक प्रकार से अनुप्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ। ठीक है, दूसरा प्रयोग ये हुआ कि जहाज़ों पर सोनार सिस्टम जो होता है, सोनार सिस्टम बेसिकली समुद्र के लिए होता है, समुद्री जहाज़ों पर। तो जहाज़ों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की जो छवियां हैं उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी समुद्र के नीचे जो इलाके हैं, समुद्र के नीचे तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, तमाम पर्वत भी नीचे हैं, समुद्रों के अंदर वनस्पतियाँ, पर्वत ऊँचे ऊँचे हैं, टीले हैं। ठीक है, तो उनकी फ़ोटो जो खींची जाती है वो उस पर रडार मतलब सोनार सिस्टम लगा हुआ होता है जहाज़ों में। ठीक है, जो ये बताता है कि भाई खतरा है, आगे कोई बड़ी मछली है या आगे पर्वत है, तो इससे जहाज़ें टकरा ना जाए इसकी वजह से वो सोनार सिस्टम लगा रहता है। तो सोनार सिस्टम पूरी फ़ोटो लेता है समुद्र के अंदर की, समुद्र के नीचे तल जहाँ पर समुद्र का गहराई ख़त्म होती है, जहाँ पर समुद्र में ज़मीन मिलती है, तो उस ज़मीन की फ़ोटो, वहाँ पर वनस्पतियाँ क्या है, जीव जंतु कौन कौन से हैं, इसकी फ़ोटो लेकर के उसके सर्वेक्षण में मदद करती हैं। तो इसका अनुप्रयोग ये भी है। तीसरा प्रयोग है बाबू, उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उन पर कैमरे लगा दिए जाते हैं, और ऐसे कैमरे लगे होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई महासागर में जो तापमान है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, तापमान पहले कैसा था, आज कैसा हो गया है, तो उसको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी ये एक प्रकार से उपयोगी होता है। यकरे अलावा और तमाम चीज़ है, जैसे कि चौथा प्रयोग यह है जो है GIS के, कि बड़े जंगल की आग लगी है, जैसे मान लियन खूब बड़े जंगल में आग लगी है, अब रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या होगा, उस बड़े जंगल की आग लगी है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उस आग को हम जान पाएंगे, अंतरिक्ष से मैप उसको किया जाएगा कि भाई कितने एरिया में आग लगी है, जिससे रेंजरों को ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलती है, और इस तरीके से वो अपने उसके हिसाब से पानी की व्यवस्था, उसको बुताने की, उस पर कंट्रोल पाने की व्यवस्था करते हैं। चूँकि हम नीचे से नहीं देख पाएंगे कि आग के जंगल में कितनी दूर तक लगी, जंगल छोटा थोड़ी तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे में जब ऊपर से हम देखेंगे तो इससे पूरे एरिया के बारे में पता चल जाएगा। इससे पता चलेगा कितने क्षेत्र में आग लगी है, कितने चीज़ों का उपकरण का प्रयोग करके हम इस आग को बुता सकते हैं या बुझा सकते हैं। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा तरीका होता है बादलों को, रिमोट सेंसिंग के द्वारा बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद मिलती है। रिमोट सेंसिंग के ही द्वारा हम ये बताते हैं कि भाई फलाने दिन फला तारीख को खूब झमाझम बारिश होगी या फलाने तारीख को एक बढ़िया धूप निकलेगी, ठीक है, किस एरिया में कितनी बारिश होगी, ये सब हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही बता पाते हैं। तो इसका ये भी अनुप्रयोग है। इसके अलावा अगला अनुप्रयोग है एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तन कैसा हुआ है, इसको ट्रैक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि एक शहर का विकास हुआ, पहले वर्ष 10 साल पहले हमने जो है, मान लेते मैं गोंडा का हूँ तो गोंडा के ऊपर की एक फ़ोटो मैंने ली 10 साल पहले ऊपर से ड्रोन के माध्यम से, और 10 साल के बाद में मैंने उसकी फ़ोटो ली तो बहुत कुछ अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये अंतर समझने के लिए, या इसके अलावा कई दशकों में कृषि भूमि पहले मान लेते हैं वहाँ पर कैसी कृषि खेती होती थी, उसकी फ़ोटो मैंने ली और 10 साल बाद या 5 साल बाद हमने फिर से फ़ोटो ली तो उसमें कई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ही जंगल का विस्तार कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इन सभी को जानने के लिए हमको एक प्रकार से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका, कृषि और खाद्य सुरक्षा के बारे में बताएं। देखिए, रिमोट सेंसिंग सूखे और कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है और आपदा के बाद यह कृषि भूमि को हुए नुकसान का आकलन कर सकता है। यानी कृषि पर कितना नुकसान हुआ है कृषि भूमि को, और ठीक है कितने एरिया में नुकसान हुआ है, सब बता देगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है रिमोट सेंसिंग। यानी रिमोट सेंसिंग के कई प्रयोग हैं, कृषि और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयोग है। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग की बड़ी उपयोगिता होती है। आपदा परिदृश्यों में जल संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। रिमोट सेंसिंग अति प्रवाह को रोकने या कमी का पता लगाने के लिए बांधों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी करता है कि जल स्तर कितना है बांधों पर, ठीक है। तो वो निगरानी चूंकि हम नहीं देख पाते कि भाई एक एरिया में मान लेते थोड़ा ज़्यादा है, एक एरिया में कम है, तो ऐसे में रिमोट सेंसिंग सभी का बता देता है कि भाई किस एरिया में कितना जल स्तर बढ़ चुका है, तो वो निगरानी करने में हमको मदद मिलती है। यदि किसी आपदा के बाद जल प्रदूषण के क्षेत्रों की पहचान भी कर सकता है, कितने क्षेत्र जल में डूबे थे, कहाँ कहाँ पर चीज़ें डूबी हुई हैं, मतलब सारी आकलन करना हुआ। आपदा होने के बाद आंकले में मतलब कि आपदा कहाँ कहाँ पर हुई थी, कितने एरिया में हुई थी, उसके बारे में जानकारी देना हुआ। या आपदा कब आएगी ये भी जानकारी रिमोट सेंसिंग देता है, मतलब कि आपदा कब आने वाली उसकी एक प्रकार से वो देता है, क्या नाम है, उसकी पहले सूचना भी दे देता है। तो ये सब एक प्रकार से इसके द्वारा हो पाता है। तो इस तरीके से, और फिर आपदा के बाद में कितना हानि हुई है तो उसको भी बताता है कि कितना हानि हुई है, ठीक है, पहले ये सिचुएशन कैसी थी, अब सिचुएशन कैसी, उसकी तुलना भी करी जा सकती है। इसके अलावा वन अग्नि प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग की भूमिका है। देखिए, जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकता है और उनके प्रसार यानी उसके बढ़ोतरी पर निगरानी कर सकता है, कितना बढ़ रहा है आग, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। और यह आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी करता है कि कितना नुकसान हुआ है। रिकवरी और पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता कर सकता है कि किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा तमाम प्रकार की जानकारी हम पाते हैं। इसके अलावा भूस्खलन प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग की बड़ी उपयोगिता होती है। भूस्खलन की भविष्यवाणी, जैसे लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता नहीं कि भाई सड़क करके पर्वतों पर कई पर्वत टूट कर गिर जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे, या माता वैष्णो देवी पे कुछ ऐसे, जब वैष्णो देवी की चढ़ाई करने लगो तो वहाँ पर तमाम लिखा था कि भाई पत्थर गिरने की संभावना है, तो कृपया यहाँ पर बैठे ना या रुके ना, ठीक है। मज़ा आता है खैर चढ़ाई करने में, जब चढ़ाई करो हवा चलती ठंडी ठंडी एकदम से, मतलब एकदम क्या बताए, वो तो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। मैं तो गया, पहली बार गया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद कर सकती है। यह अस्थिरता के संकेतों के लिए ढलानों की निगरानी करती है और भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले वर्षा पैटर्न को ट्रैक कर सकता है कि भाई कब किस तरीके से भूस्खलन होगा, कैसे उसमें मूवमेंट को देखेगा, ठीक है, सारी चीज़ें बता देगा। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन कर सकती है और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान दे सकती है। क्लियर। इसके अलावा तटीय क्षेत्र का प्रबंधन करना हुआ, जल स्तर कैसे बढ़ा तट के एरिया में, महासागरों का, नदियों का, ठीक है, उसका भी निगरानी कर सकता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात, सुनामी और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी जो आपदाएं होती हैं उनका खतरा लगातार बना रहता है।
रिमोट सेंसिंग जो होता है इस खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। साथ ही साथ में सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में मदद करता है कि किस तरीके से इन तमाम प्रकार की लहरों से बचा जाए। लहरें कब आने वाली है, लहरें आ रही बहुत दूर से, तो उसको उस पर भी निगरानी रख करके बता देता है कि लहरें लहरें इतनी तीव्र गति से आ रही, इतने समय में आपके पास पहुँच जाएंगी। ठीक है, यह इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन भी कर सकता है और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी करता है। कुल मिलाकर के रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये तमाम प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन, भूस्खलन प्रबंधन, ठीक है, वन अग्नि प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, ऐसे तमाम प्रकार के उपयोग इसके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन से किन चीज़ों को समझने में मदद मिलती है, स्पष्ट करें। देखिए, रिमोट सेंसिंग किसी भी क्षेत्र के परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण को दूर से, आमतौर पर उपग्रह या विमान से माप करके उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी भौतिक विशेषताएं होती हैं उनका पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया होती है। विशेष कैमरे दूर से संवेदी छवियां एकत्र करते हैं जो शोधकर्ताओं को पृथ्वी के बारे में चीज़ों को समझने में मदद करती हैं। कुछ उदाहरण एक प्रकार से समझ सकते हैं आप, जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई ये हमको किस तरीके से समझने में मदद करती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, उपग्रहों और हवाई जहाज़ों पर लगे कैमरे पृथ्वी की सतह का बड़े पैमाने की तस्वीरें लेते हैं, जिससे हम ज़मीन पर खड़े होकर के जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की अनुमति मिलती है। दूसरी बात, जहाज़ों पर सोनार सिस्टम लगा करके समुद्र के तल तक जाने की आवश्यकता बिना ही समुद्र तल की छवियां बनाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। इसके अलावा उपग्रहों पर लगे कैमरों का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की तस्वीरें लेने के लिए भी प्रयोग हम करते हैं। इस तरीके से ये सब मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और चीज़ें समझें। पृथ्वी की दूर से संवेदित छवियों के कुछ विशिष्ट उपयोगों में कुछ उपयोगी शामिल हैं, जैसे कि बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को ज़मीन से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को देखने की अनुमति मिलती है। मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए बादलों पर नज़र रखना या फूटते ज्वालामुखी देखना, धूल भरी आंधियाँ पर नज़र रखना, इस सभी मदद मिलती है। तो ये एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कई वर्षों या कई दशकों में किसी शहर के विकास और कृषि भूमि और जंगलों में परिवर्तन पर नज़र रखना। इसके अलावा समुद्र तल की उबड़ खाबड़ स्थलाकृति की खोज और मानचित्रण करना, जैसे कि विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना, हिमालय पर नज़र रखना, गहरी घाटियों पर नज़र रखना, समुद्र तल पर नज़र रखना, तो चुंबकीय पट्टी के बारे में जानना। तो ये सब एक प्रकार से नज़र रखने के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। तो बहुत उपयोगी है रिमोट सेंसिंग आज के युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, डिजिटल इमेज प्रक्रमण क्या है। देखिए, डिजिटल इमेज प्रक्रमण कंप्यूटर की सहायता से किसी प्राप्त इमेज का विश्लेषण और परिचालन करता है। डिजिटल इमेज प्रक्रमण जो होता है ये एक प्रकार से, जैसे हम ऊपर से डिजिटल फोटो कहीं से ले लिए, अब उस फोटो को क्या करता है कंप्यूटर में, उसको एनालिसिस करता है, उस फोटो के एक पॉइंट को देखता है, समझता है, तो उसी को बोलते हैं। धरातलीय आकृतियों के उपयुक्त अंतर विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए डिजिटल आंकड़ों को विभिन्न एल्गोरिदम पर रखा जाता है। इससे इमेज का उच्चीकरण किया जाता है। वास्तव में उपग्रह प्राप्त इमेज आंकड़ों को समझने के लिए कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। कभी इन आंकड़ों को तीव्र स्पेक्ट्रल बैंडों के संयुक्त रूप से, जैसे कि फी तथा कभी अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड इमेज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी फ़ोटो को कभी वीडियो बना करके, कभी फ़ोटो को और बड़ा करके, उसको कई एंगल के फ़ोटो को एक में जोड़ करके उसको अलग तरीके से समझा जाता है। AI टूल आपने को नाम सुना होगा। AI टूल में ऐसे प्रकरण आ चुके हैं कि जैसे हमारी फ़ोटो है, अब हमारी फ़ोटो पर एक प्रकार से, हमारी फ़ोटो में से मैं बोल रहा हूँ, हमारा फ़ोटो केवल मिल जाए उनको। अब हमारी फ़ोटो के माध्यम से क्या करेंगे, वो हमारा ओंठ ऐसे उठा करके क्या कर सकते हैं, उन तमाम प्रकार की आवाज़ें हमारी वॉइस को कैच करके वो लगा सकते हैं। हमको किसी दूसरे के साथ फ़ोटो नहीं भी है तो किसी दूसरे के साथ फ़ोटो चिपका करके वो सोशल मीडिया पर डाल भी सकते हैं। आज के AI टूल्स में ऐसा सिस्टम है। तो AI आज के जो भौतिक ज़माने में मनुष्य के दिमाग ही नहीं बल्कि मनुष्य के क्रियाकलापों को भी एकदम से पकड़ करके रखा है। अब इतना एक प्रकार से आपको बचने की ज़रूरत है कि अगर आप रात में सोते हैं और फ़ोन भी एक प्रकार से आपका सुरक्षित नहीं है, आप अपने फ़ोन को एक प्रकार से सुरक्षित मान रहे हैं, बिल्कुल आपका फ़ोन सुरक्षित आपको नहीं सोने। आप सो रहे हो सकता है कैमरा आपका फ़ोन से ऑन हो जाए, कब आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है। जो तमाम प्रकार के वीडियोज़ वगैरह लीक होते इसी कारण से लीक होते भाई। तो इस वजह से
तमाम प्रकार की चीज़ों पर निगरानी रखनी पड़ती। तो एआई टूल्स जो होता है ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। तमाम प्रकार के टूल्स नए नए आ रहे हैं, वो आपके हर एक क्रियाकलापों पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, आप अपने उसमें फ़ोटो रखे हो छुपा करके, सोच रहे हो कि हमारी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो है कोई ना देखे। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का फ़ोटो कब वायरल हो जाए ये भी आपको नहीं पता होता है। कुछ कुछ भी हो सकता है आज के भौतिकवादी समाज में। ऐसे में मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ोन में कभी भी ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह ना रखें जो कि आपको आने वाले समय में खतरा उत्पन्न कर दें। ठीक है, तो ऐसे में आप सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित भी रखें। ठीक है, क्योंकि आज का ज़माना जो है बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसे में जो कुछ बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया कौन सा? देखिए प्रश्न, डिजिटल इमेज के लाभ बताइए। डिजिटल इमेज से लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला लाभ है, डिजिटल इमेज का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? डिजिटल इमेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इसमें उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, डिजिटल आंकड़ों को संचारित, एकत्रित और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इमेज निर्मित आंकड़ों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि कोई फोटो है तो उसको कई बार उस पर रिसर्च हो रही है तो उस फोटो की सहायता से कई बार हम उसको देख सकते समझ सकते हैं। डिजिटल इमेज में प्रयुक्त आंकड़े पुराने नहीं होते हैं, इनके द्वारा किसी भी समय इमेज निर्मित की जा सकती है और इसके विपरीत फोटोग्राफिक इमेज समय के साथ साथ पुरानी होकर के नष्ट हो जाती है। जबकि डिजिटल आंकड़ों को यदि सुरक्षित रखा जाए तो इससे पुनः इमेज तैयार की जा सकती है, जबकि फोटोग्राफिक फिल्म में ऐसा संभव नहीं है। यानी फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वह एक प्रकार से फ़ोटो आपने खींची तो फ़ोटो पुरानी हो जाएगी, लेकिन जो डिजिटल इमेज होता है वो जल्दी एक प्रकार से ख़राब नहीं होता, उसमें आंकड़े एक प्रकार से आप नए इंक्लूड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक इमेज के क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए फोटोग्राफिक इमेज के कई लाभ हैं। पहला लाभ है, फोटोग्राफिक इमेज में कंप्यूटर पर डिजिटल इमेज की तुलना में धरातलीय विभेदन उत्तम और अधिक होता है, यानी धरातलीय जो विभेदन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, डिजिटल इमेज की तुलना में फोटोग्राफिक इमेज में। दूसरी बात, फोटोग्राफिक इमेज से धरातलीय आकृतियों का पुनर्निर्माण ज्यामितीय दृष्टि से उपयुक्त होता है। ठीक है, ज्यामितीय दृष्टि से क्या आता है, जबकि वो एक प्रकार से जो फोटोग्राफिक इमेज होता है उसमें ऐसा होता है, लेकिन जो आपका डिजिटल इमेज होता है उसमें बदलता भी रहता है, कई विधियों से होता है। फोटोग्राफिक इमेज बृहद पैमाने पर, लार्ज स्केल पर छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं, बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म को स्कैन तथा डिजिटाइजेशन के द्वारा तथा डिजिटल इमेज को फिल्म अंकन के द्वारा फोटोग्राफिक इमेज में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के लाभ इसके हो सकते हैं। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा, पांचवा पीढ़ी तक हो चुके कंप्यूटर। देखिए पहला पीढ़ी कंप्यूटर का है भैया जब नवा नवा बना रहा कंप्यूटर। देखिए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, इस पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। महायुद्ध की अवधि में 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जेपी इकर्ट और जेडब्ल्यू मौचली के द्वारा किया गया था। इसका नाम इनियाक रखा गया। इस मशीन को बनाने का प्रमुख उद्देश्य था मिसाइल प्रक्षेप पथ व मौसम की भविष्यवाणी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, परंतु युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात इसका उपयोग व्यापारिक और सरकारी कार्यों की गणना करने के लिए किया जाने लगा। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, यह विद्युत रिले मशीन से 1000 गुना तीव्र गति से कार्य करती है। यह 1 सेकंड में 350 गुणा कर सकती है। ठीक है, 1 सेकंड में 350 गुणा कर सकती है। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित एक भारी और बड़ी मशीन थी, प्रथम कंप्यूटर इनियाक। इसके आकार का अनुमान इसमें प्रयोग होने वाले अवयवों यानी कि उसके जो तत्व हैं या उसके जो अंग हैं उसकी संख्या और आकार से लगाया जा सकता है। इस मशीन में 80,000 निर्वात यानी कि 80,000 वैक्यूम ट्यूब जो थे उसका एक प्रकार से प्रयोग किया गया। 70,000 प्रतिरोधक यानी कि जो एक प्रकार से रेसिस्टर्स होते हैं उनका प्रयोग किया गया। 10,000 धारित्र यानी कि कैपेसिटर्स प्रयोग किया गया। 60,000 स्विच लगे थे। मतलब इतने बहुत बड़े स्तर पर था, 1 कमरा 2 कमरा में कंप्यूटर मतलब रखा जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर। इसका भार 30 टन था, जिसके लिए 3000 टन फीट स्थल की आवश्यकता, 3000 फीट स्थल जगह होनी चाहिए थी। मशीन को चलाने में
150 किलोवाट विद्युत खर्च होता था, यानी 150 किलोवाट बिजली का खर्चा लगता था मशीन को स्टार्ट करने में। इस मशीन में स्मृति नहीं थी, यानी कि याददाश्त नहीं थी, कोई चीज़ स्टोर करने की क्षमता नहीं थी। ठीक है। इनियाक की अगर बात करें, इनियाक कंप्यूटर इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि कुछ समय के अंतराल में इसी प्रकार के इडवाक, बिनियाक और यूनिवैक और EDSL तमाम प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। UNIVAE फर्स्ट का आविष्कार 1951 में इकर्ट और माउहेली ने करी, अपनी कंपनी के द्वारा किया। इसके पश्चात 1954 में IBM 701 और IBM 650 कंप्यूटरों का आविष्कार भी हुआ। IBM 650 मॉडल प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो एक पूरा जो है किसमें थे, आप मान सकते हो कि बहुत बड़े पैमाने पर थे, बहुत बड़ा चीज़ें थी। ठीक है। सबसे पहली विशेषता इसकी कि इसमें दशमलव प्रणाली की अपेक्षा बाइनरी प्रणाली का उपयोग किया गया था। सभी सूचनाएं एवं अनुदेशन कंप्यूटर पर 1 व 0 में एकत्र किए गए हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन मशीनों में निर्यात ट्यूब का यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसमें प्रमुख डायोड, प्रतिरोध व धारित्र प्रमुख लगे हुए थे। इसके अलावा इसका भार 30 टन था, आयतन लगभग 3000 फीट था। ये बहुत देर से प्रारंभ होती थी क्योंकि ट्यूब गर्म होने में समय लगता था। इसकी आयु कम थी क्योंकि ट्यूब जल जाने से इसे बार बार बदलना पड़ता था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में स्मृति बहुत ही सीमित थी, बहुत कम थी। इनकी प्रोग्राम बनाने की क्षमता भी अत्यंत कम थी। इस तरीके से ये कंप्यूटर जो है शुरुआती दौर में बने थे। आज के कंप्यूटर तो भना भन काम कर रहे हैं, पहले ऐसा थोड़ी था। ये तो मतलब कि अब जाकर के 20वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में सारी चीज़ें शुरू होती हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, प्रश्न विक्टर विधि के दोष बताएं। विक्टर विधि के क्या दोष हैं? देखिए, विक्टर विधि की कमियाँ। विक्टर विधि की कई कमियाँ हैं। पहली कमी ये है कि यह जटिल आंकड़ा संरचना है। विक्टर विधि क्या है? एक जटिल आंकड़ा संरचना है, कठिन आंकड़ा संरचना होती है, आंकड़ों का स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, प्रतिस्थापन के समय कई विक्टर पॉलीगन मानचित्रों तथा पॉलीगन तथा रास्टर मानचित्रों को मिलाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये भी विक्टर विधि की दोष हैं। इसके अलावा इसमें अनुरूपण करना कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक इकाई अलग अलग बसाव स्थिति को रखती है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे, उच्च श्रेणी के रंगीन तथा केंद्र शीर्षक का प्रसार और अंकन बहुत ही खर्चीला होता है इसमें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पे इसके जो है दोष में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। विक्टर पैमाने के, ठीक है, विक्टर मॉडल, रडार प्रणाली, ये सब एक प्रकार से आप देखते हैं उपयोगी चीज़ें होती हैं। मतलब भौगोलिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक विधि या एक तरीका होता है, ये रास्टर विधि, विक्टर विधि। ठीक है। विक्टर विधि दृश्य पंचशास्त्र आंकड़ा संरचना का उपयुक्त प्रदर्शन करता है, नेटवर्क अनुबंधन के साथ विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट करता है। जबकि रास्टर मॉडल जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी प्रदर्शित किया जाता है वह रास्टर प्रदर्शन है। स्कैनर द्वारा जो भी आपको फोटो वगैरह दिखते हैं वो सब रास्टर में आते हैं। ठीक है। विक्टर क्या होता है? विक्टर मॉडल में किसी लक्ष्य या वस्तु को किसी आकृति विशेष के द्वारा सही ढंग से प्रदर्शित करा जाता है। सही ढंग का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की बसाव स्थिति, दूरी तथा आयाम उचित रूप से निश्चित किया जाता है। क्या कौन सी वस्तु कहाँ पर बसी है, कितनी दूर है, कैसी स्थिति में है। ठीक है। उसको अच्छे तरीके से दिखाना ही विक्टर विधि का के द्वारा होता है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने की विधि रास्टर और विक्टर विधियाँ होती हैं। ठीक है। चौथा इसका दोष ये कि उच्च श्रेणी के रंगीन तथा केंद्र शीर्षक का प्रसार और अंकन बहुत खर्चीला हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा विक्टर तकनीकी बहुत खर्चीली है, विशेष करके इसके नाजुक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर बहुत अधिक महंगे मिलते हैं। इसके अलावा पॉलीगन के अंतर्गत धरातलीय विश्लेषण तथा छनन करना संभव नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार से इसका दोष है। तो ये हो गए विक्टर विधि के दोष। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा आंकड़ा प्रदर्शित करने के विक्टर विधि के दोष बताएं तो आप बता सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आ चुका है, रास्टर और विक्टर विधियां क्या होती हैं? रास्टर और विक्टर आंकड़ा मॉडल के अंतर लिखिए, दोनों में क्या अंतर है? रास्टर विधि और विक्टर विधि आंकड़ों को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं, दो मॉडल हैं। देखें, पहला अंतर, रास्टर आंकड़ा मॉडल एक सरल यानी सिंपल डाटा मॉडल है, यानी कि डाटा को
प्रदर्शित करने का, एकत्रित करने का एक सरल मॉडल होता है रास्टर आंकड़ा, जबकि विक्टर मॉडल अत्यधिक जटिल यानी कठिन आंकड़ा संरचना युक्त मॉडल होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि रास्टर मॉडल मुख्य रूप से बसाव स्थिति यानी कि लोकेशन को केंद्रित करता है, यानी लोकेशन को ध्यान में रख करके काम करता है ये, जबकि विक्टर मॉडल भौगोलिक आकृतियों यानी कि जो फीचर्स होते हैं उनको देखता है, यानी कहाँ कहाँ पर कौन सी फीचर्स विशेषताएं हैं उस विशेषताओं पर फोकस करता है, जबकि वो कहाँ पर स्थित हैं उस पर फोकस करता है, जो आपका रास्टर मॉडल होता है। अगला अंतर है रास्टर और विक्टर मॉडल में। देखें, रास्टर आधारित जो चीज़ें होती है, रास्टर आधारित जो जीआईएस होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें उपग्रही सूचनाओं को सरलतापूर्वक कंप्यूटर पर डाला जा सकता है, यानी कि जो जीआईएस के द्वारा हमको, जो जीआईएस जो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा हमको इमेज प्राप्त होती है, जो जानकारी मिलती है, उसको हम सरलतापूर्वक कंप्यूटर पर डाल सकते हैं इसमें रास्टर विधि में। जबकि विक्टर मॉडल में क्या होता है, उपग्रह से उपलब्ध जो डाटा आंकड़ा होता है, जो हमको कृत्रिम उपग्रह से फोटो मिली है, उस फोटो को सरलता से कंप्यूटर पर नहीं डाला जा सकता है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रास्टर मॉडल में क्या अगला अंतर ये है कि रास्टर मॉडल धरातलीय शुद्धता को कम करता है। इसका अर्थ ये है कि रास्टर मॉडल अत्यंत सामान्यीकरण दृश्य को प्रस्तुत करता है, ज़्यादा उसमें जटिलता नहीं होती है, जबकि विक्टर मॉडल किसी वस्तु या लक्ष्य की आकृति को अति शुद्धता से प्रदर्शित, यानी कि इसमें विक्टर विधि में भले ही खर्चीला है, जटिल होता है, लेकिन वो आंकड़े को एकदम शुद्धता से प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें रास्टर मॉडल में थोड़ा सा इसमें सामान्य तरीके से उस चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, मतलब अगला जो आपका अंतर है वो ये है। देखिए, रास्टर मॉडल आकृतियों और धरातल के मध्य यानी कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन को दर्शाता है, यानी कि उच्चावचन के साथ मिट्टियों का वर्गीकरण भी यहाँ पर आपको मिलता है कि भाई से कहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कहाँ पर मैदान, कहाँ पर पहाड़, कहाँ पर क्या है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि वह चीज़ें जो पाई जा रही हैं उन चीज़ों का वर्गीकरण भी किया जा रहा है, जबकि विक्टर मॉडल में किसी वस्तु आकृति की सीमाओं को अति शुद्धता के साथ दिखाया जाता है। ठीक है। रास्टर मॉडल बसाव स्थिति को कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली में प्रदर्शित करता है, जबकि विक्टर मॉडल में बसाव स्थितियों को एक्स और वाई निर्देशांक प्रणाली की सहायता से हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से रास्टर और विक्टर मॉडल जो कि जीआईएस के विधि होती, जीआईएस से ली गई या कंप्यूटर या अलग से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसको कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने की दो विधियां होती हैं, जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है, जो कि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से, वीडियो को लाइक कर दी, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न अगला, वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के यंत्र लिखिए। वायु आधारित सुदूर यानी कि जो वायु में जो सुदूर संवेदन यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है उसका प्रणाली के जो यंत्र है उसके बारे में बताएं। देखिए, वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के कई यंत्र हैं। भारत में वायु आधारित संवेदन प्रणाली के निम्न यंत्र हैं जिनको सर्वहित संबंध उपयोगों में लाया जाता है, यानी कि अधिकतर चीज़ों पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, समुद्री रंगीन रेडियोमीटर, ये पहला यंत्र हो गया। दूसरा है मॉड्यूलर बहुस्पेक्ट्रल क्रमवीक्षक, ये भी एक प्रकार से एक यंत्र है जो कि वायु के माध्यम से सुदूर संवेदन या दूर से हमको जानकारी देता है। इसके अलावा इसरो यानी कि इसरो MSS, ये भी एक यंत्र है। इसके अलावा कैमरा, ये भी एक प्रकार से हमको जानकारी देता है। तो ये तमाम प्रकार के 4 यंत्र हैं जिसके माध्यम से हमको तमाम जानकारी मिलती है। अच्छा, कैमरा क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लें। ठीक है, देखिए, कैमरा लघु आकार की फोटोग्राफी के लिए विभिन्न प्रकार के वायु कैमरे प्रयोग किए जाते हैं जिससे हमको फोटो मिलती है। विभिन्न ऊंचाइयों से प्राप्त वायविक फोटो या वायु चित्रों को स्टीरियो मॉडल पर देखा जा सकता है। दृश्य प्रभाग यानी विजिबल तथा अवरक्त यानी इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम बैंड के अंतर्गत विभिन्न जो है फिल्टर तथा फिल्मों का उपयोग वायु फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। अवरक्त श्याम और श्वेत रंग की फिल्में रंगीन और श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए की जाती है। इस प्रकार के फोटो चित्रों को देख करके विश्लेषण किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। और वायु फोटोग्राफी के लिए निम्न प्रकार के कैमरों का उपयोग किया जाता है। वायु फोटो के लिए कई प्रकार के कैमरे का प्रयोग करते हैं। कैमरों में जैसे कौन से कैमरे का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका हो गया हैसलब्लेड 70 मिलीमीटर फिल्म यानी कि श्याम और श्वेत रंगीन कैमरा है जो फोटो देता है। इसके अलावा निकोन कैमरा जो होता है ये 35 मिलीमीटर फिल्म दे सकता है। मैट्रिक कैमरा 9 इंच फिल्म यानी श्याम और श्वेत यानी कि काला और यानी कि ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा रंगीन और अवरक्त तमाम प्रकार की फ़ोटो ये दे सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हवाई सर्वेक्षण मिशन क्या होता है?
देखिए हवाई सर्वेक्षण मिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिशन से अभिप्राय हवाई सर्वेक्षण यानी हवाई सर्वेक्षण कार्य को संपन्न कराने से है। ठीक है। आधुनिक वायुजनित जन्मित संवेदक प्रणाली में उच्च भेदन के जीपीएस रिसीवर लगाए जाते हैं। ठीक है। जीपीएस जो होता है जीपीएस ट्रैक करता है, तथा कुछ पर आईएमयू जीपीएस का उपयोग करते हैं। किसी पर जो है उच्च भेदन के जीपीएस रिसीवर लगाए जाते हैं, किसी पर आईएमयू जीपीएस का उपयोग किया जाता है, जैसे नौकायान और संवेदक की स्थिति निर्धारण के लिए। ठीक है। सर्वेक्षण कार्य कैमरे के उद्भासन स्टेशन के लिए तथा किसी आकृति के बिंब की धरातल पर जानने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, इस वजह से इसका प्रयोग करते हैं। इस कार्य के लिए वायुयान के 30 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस स्टेशन के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से सारा काम होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वायु आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ बताइए। वायु आधारित जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके क्या लाभ है? वायु आधारित प्लेटफॉर्म के कई लाभ हैं। पहला लाभ है उच्च विभेदन। वायुयान आधारित जो सर्वेक्षण होता है उसमें प्राप्त विभेदन उपग्रहों से प्राप्त विभेदन की तुलना में अधिक होता है। वायु आधारित प्लेटफॉर्म मतलब कि वायु में जो एक प्रकार से कुछ प्लेटफॉर्म वहीं पर धरातल पर इकट्ठा रुके हुए हैं, तो वो एक प्रकार से जैसे विमानों में कैमरे लगे तो उतना अच्छा तरीके से वो नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब एक ही स्थान पर रुक करके और उसकी फ़ोटो ले रहा है किसी एक विशेष स्थान की, तो अच्छे तरीके से हमको उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसके बारे में हम विश्लेषण कर पाएंगे। स्थानीय विभेदन की दृष्टि से उच्च स्तरीय फोटो चित्रों को प्राप्ति हो पाती उच्च विभेदन के द्वारा, वायु आधारित प्लेटफॉर्म के द्वारा। विभिन्न जैसे वायु में तमाम प्रकार के घर बने रहते हैं, अंतरिक्ष गृह की व्यवस्था भी करी गई, जहाँ पर एक प्रकार से जो सिस्टम होता है स्पेस, विभिन्न मापनियों के बिंब, यानी चूंकि ऊंचाई पर वायुयान की उड़ान चालक अथवा प्रयोग करने वाले की इच्छा पर डिपेंड है, इसलिए ऊंचाई के अनुसार अलग अलग मापनियों पर आधारित वायु फोटो चित्रों का प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। विभेदन की क्षमता के आधार पर इनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कब कितने ऊंचाई से फ़ोटो लेनी है ये भी इसमें होता है। इसके अलावा सूक्ष्म सर्वेक्षण होता है, सूक्ष्म सर्वे होता है। उच्च विभेदन यानी कि जो हाई रेजोल्यूशन होता है, एक मिनट, जो उच्च रेजोल्यूशन होता है, हाई जो एक प्रकार से विभेदन होता है, तथा बृहद मापनी जो होती है, लार्ज स्केल जो होता है, उस पर बने वायु फोटो चित्रों का सूक्ष्म तथा एक्चुअली में क्या है कि पैर में कुछ दिनों में हमारी दिक्कत हो गई थी, तो खड़े होने में क्या होता है, एक पैर ये जो बायां वाला, तो उसमें थोड़ी सी मैं दवाई लेकर के आया हूँ, मतलब परसों चौथे रोज़ गया था, तो उसमें फिर ज़्यादा देर खड़े हो जाओ तो फिर उसमें कुछ ये दिक्कत हो गया, अभी फिर दिखाना पड़ेगा इसको। चले, सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो सूक्ष्म सर्वेक्षण उच्च विभेदन तथा बृहद मापन यानी कि हाई रेजोल्यूशन और लार्ज स्केल पर जो फोटो बनते हैं वायु के द्वारा जो खींचे जाते हैं, वायु में रह करके सूक्ष्म तथा सामरिक सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। बहुत डीपली अध्ययन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्टीरियो मॉडल में देखने से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। समस्या मूलक अध्ययनों, सूक्ष्म सर्वेक्षणों तथा क्षेत्रीय योजनाओं के लिए बृहद मापनी पर बने फोटोग्राफ का उपयोग किया जाता है, यानी कि लार्ज स्केल पर जो एक प्रकार से फोटोग्राफ हुआ है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पुनरावृत्त उड़ानें, पुनरावृत्त उड़ानों के द्वारा दृश्य क्षेत्र के अल्पकालीन परिवर्तनों को समझने की सुविधा मिलती है। तमाम प्रकार के इसके एक प्रकार से जो है वायु आधारित प्लेटफॉर्म के ये सब लाभ होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी इसी के द्वारा होता है। दूर दराज के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ पर उड़ान से फ़ोटो खींच लेते हैं। ठीक है। वन और मरुस्थलीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना हुआ तो बड़ी सरलता के साथ पुनरावर्तित उड़ाने के द्वारा संपन्न की जा सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु आधारित प्लेटफॉर्म की कमियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए अभी तक आपने लाभ समझा वायु आधारित प्लेटफॉर्म की। देखिए वायु आधारित प्लेटफॉर्म की कई कमियाँ हैं। जैसे वायुयान आधारित प्लेटफॉर्म में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं जिनसे इनका उपयोग करना कभी कभी कठिन सा महसूस होता है। जैसे कि पहला कमी है कि खराब मौसम में अनुपयोगी हो जाता है ये। जैसे खराब मौसम में वायु फोटो के चित्रों को लेना संभव नहीं है। वर्षा ऋतु में तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है, किया ही नहीं जाता। प्रायद्वीपीय, समुद्रीय, तटीय, प्रायद्वीपीय इलाका कौन सा होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, समुद्र तटीय इलाका, घाटियों में बादलों की उपस्थिति से फोटोग्राफी करना संभव नहीं होता, धुंधला आता है, फिर अच्छे तरीके से फ़ोटो नहीं ली जा सकती। ठीक है।
दूसरी बात, खर्चीला साधन है ये। वायुयान से फोटोग्राफी पर व्यय बहुत अधिक होता है, जिससे इनका उपयोग आसान नहीं होता। इच्छा के अनुसार अलग अलग मौसम तथा समय पर फोटो चित्रों को लेना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसकी ये कमियां हैं। बड़े लोग ही ऐसा कर पाएंगे या किसी बहुत बड़े काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामरिक प्रमाण पत्र, कुछ क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील होते हैं। इन क्षेत्रों की वायु फोटोग्राफी के लिए उच्च स्तरीय अनुमति की आवश्यकता होती, जो नहीं मिलती प्रायः यह अनुमति या तो मिलती ही नहीं है, यदि मिल भी गई तो उसमें कई शर्तें लगा करके विलंब हो जाता है। अन्य क्षेत्रों में वायुयान को उतारने तथा उड़ान में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनके लिए पूर्व में अनुमति लेना अति आवश्यक होता, तो ऐसे में सरकार इजाज़त भी नहीं देती है इस तरीके के फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, इस तरीके के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसका दोष है कि भारी लोड होता है। वायुयान में भारी पेलोड ले जाना संभव नहीं होता है। वायु फोटो चित्रों में फिल्म की लंबाई सीमित होती है। डिजिटल आंकड़ों को संग्रह करने में इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पे वायुयान में उतना लोड भी आप नहीं ले सकते, उसको उतना ले जा सकते। ठीक है, इसके अलावा कठिन सर्वेक्षण योजना है ये। वायु फोटो चित्रों की सर्वेक्षण योजना बहुत कठिन होती है। इसके लिए अनुभवी और दक्ष विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिस पर अधिक व्यय होता है। यानी कि फ़ोटो जो वायु में जाकर के खींचना होता है वो बहुत कठिन काम होता है, सभी लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, रडार प्रणाली में विभेदन कितने प्रकार का होता है? यानी कि जो रडार प्रणाली होती है उसमें विभेदन यानी रेजोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो कई प्रकार का होता है। पहला है भूमि का विभेदन करना, दूसरा प्रसार विभेदन, और तीसरा होता है अनिमय विभेदन। ठीक है, ये 3 प्रकार का विभेदन रडार प्रणाली में होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएंगे। रडार प्रणाली की विशेषताएं बताएं। रडार प्रणाली की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि ऊर्जा का ध्रुवण, झुकाव कोण और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये 3 विशेषताएं होती हैं रडार प्रणाली की। भूभाग की क्या विशेषताएं हैं? भूभाग की विशेषताएं लिखिए। देखिए, भूभाग की कई विशेषताएं हैं। पहला है धरातलीय पदार्थों का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक, दूसरा है धरातलीय विषमताएं, तीसरा है धरातलीय लक्षणों का स्थिति निर्धारण करना। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की विशेषताएं भूभाग की विशेषताओं में शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलें, प्लेटफॉर्म से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान या स्थिति जहाँ पर कैमरा या संवेदक लगा हुआ होता है, जो लक्ष्य और धरातल के किसी भाग की सूचनाओं को प्राप्त करता है। सुदूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले सभी गुब्बारों, हेलीकॉप्टरों, वायुयानों, अंतरिक्ष शटल, रॉकेटों और अंतरिक्ष यानों को सुदूर संवेदन का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यानी वायुयान में कैमरे लगे हो सकते हैं, अंतरिक्ष शटल, रॉकेट या अंतरिक्ष यान या गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, सब में कैमरे वगैरह लगा करके हम जो फोटो वगैरह लेते हैं वो सब सुदूर संवेदन के अंग ही होते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटफॉर्म के प्रकार बताएं। देखिए, प्लेटफॉर्म कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भूमि आधारित प्लेटफॉर्म होते हैं, जो भूमि पर ही होते हैं। दूसरे वायुमंडल में आधारित, यानी वायुमंडल में वो आधार फिक्स है कि वहाँ पर कैमरे लगे हैं, जैसे तमाम प्रकार के आधार, हेलीकॉप्टर, गुब्बारा, वायुयान, अंतरिक्ष, ये सब। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म जो एक प्रकार से अंतरिक्ष में रहते हैं। वायुमंडल मतलब अंतरिक्ष से ऊपर हो गया, और वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के 2 प्रकार बताएं। देखिए, वायुमंडल पर आधारित प्लेटफॉर्म 2 प्रकार के हैं। पहला है गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म, जिसमें गुब्बारे में कैमरा वगैरह लगा होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा होता है वायुयान आधारित प्लेटफॉर्म, ठीक है, वायुयानों में लगा होता है। अगला प्रश्न है, वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के यंत्र बताएं। वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के कई यंत्र हैं। देखिए, पहला है समुद्रीय रंगीन रेडियोमीटर, दूसरा है मॉड्यूलर स्पेक्ट्रल क्रमवीक्षक, और तीसरा है इसरो MSS, और चौथा कैमरा। ये वायु पर आधारित सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग प्रणाली के यंत्र में शामिल हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भाई वायु आधारित प्लेटफॉर्म के 4 लाभ क्या क्या हैं? वायु आधारित प्लेटफॉर्म के 4 लाभ। पहला है उच्च विभेदन, यानी हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो मिल जाती है। सूक्ष्म सर्वे हो जाता है। विभिन्न मापनियों के बिंब, मतलब विभिन्न अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से हम फोटो ले पाते हैं, और पुनरावृत्त उड़ानें भी एक प्रकार से संभव हो पाती हैं। तो इस तरीके से कई सारे लाभ होते हैं इसके, ठीक है, जो मैंने अभी विस्तार से आपको समझाया भी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। सुदूर संवेदन की परिभाषाएं निम्न है।
पहले विद्वान है लॉयड एफ रॉबिन्सन। वो लॉयड एफ साबिन्स ये कहते हैं कि सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से, यानी एक मेथड है सुदूर संवेदन, जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उसके लक्षणों को, यानी कि उस कोई लक्ष्य को पहचाना जाता है और उस लक्ष्य का या जो लक्षण है उसके बारे में जाना जाता है। उसको मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। इसी के द्वारा हम किसी लक्ष्य को पहचानते हैं और उसके विशेषताओं को, उसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। ये कहते हैं लॉयड एफ साबिन्स महोदय। बैरेट और कार्टीज कहते हैं किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों के द्वारा, यानी किसी निश्चित दूरी से किसी युक्ति यानी किसी जुगाड़ के द्वारा, किसी तरीके से किसी लक्ष्य के अवलोकन में देखना को सुदूर संवेदन कहा जाता है, या जानना उसके बारे में। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित दूरी से किसी युक्तियों के द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, सुदूर संवेदन का क्या अर्थ है? सुदूर संवेदन का अर्थ होता है जैसे किसी दूर स्थिति, घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं तथा आंकड़ों को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर सुदूर संवेदन का अर्थ है बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु अथवा घटना के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना। भौतिक संबंध मतलब कि बिना वहाँ पर जाए, बिना वहाँ से कांटेक्ट किए ही आप जो है दूर की वस्तुओं के बारे में, दूर की चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण कर लें या प्राप्त कर लें, वही सुदूर संवेदन का अर्थ होता है। सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं लिखी हैं। सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग की कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आंकड़े को इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये सब सुदूर संवेदन की विशेषताएं होती, प्रक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रश्न, सुदूर संवेदन की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी हैं? देखिए सुदूर संवेदन की कई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, कैसे ही हम ऊर्जा पहले प्राप्त करें। दूसरी बात, ऊर्जा वायुमंडल के साथ अन्योन्य क्रिया करती है। प्रतिबिंब प्रक्रमण और विश्लेषण करना, प्रतिबिंब को फोटो लेना, फोटो का विश्लेषण करना, ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिलेखन करना, तमाम प्रकार के अवस्थाएं होती सुदूर संवेदन की। विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या लक्षण होते हैं? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के कई लक्षण होते हैं। पहली बात तरंग दैर्ध्य, दूसरा तरंग आवृत्ति, तीसरा तरंग वेग। यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तरंग की फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो तरंग का जो है वेलोसिटी यानी वेग कैसा है वो। ठीक है, वेव लेंथ कैसी है, वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी है, और वेव की एक प्रकार से जो है वेग कैसा है, यानी कि उसकी गति कैसी है। ये सब चीज़ें विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण 3 होते हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए सूर्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे पहला स्रोत होता है। अगला प्रश्न, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय तरंग पूरे कंपन के साथ जितनी दूरी तय कर सकती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये पूरे कंपन के साथ जब जितनी दूरी तय करती है उसी दूरी को तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस तरीके से कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी में चल रही है, आवृत्ति उसकी कैसी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ों को जाना, समझा और परखा। ठीक है, इससे पहले हमने और भी जो है पेपर 1 का बताया था, उसको आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा। तो पेपर 1 या पेपर 2 का अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है या PDF प्राप्त करनी है तो आप SMS करें 91 61 93 60 62, सभी सब्जेक्ट के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और बेसिकली आपका 6 सेमेस्टर में जुड़ने के लिए भी व्यवस्था हो गई है। तो 6 सेमेस्टर में जिनको जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं, और 5th सेमेस्टर में जुड़ना है तो भी जुड़ सकते हैं। 5th सेमेस्टर में अगर आपका एक सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए 150 रुपये की में आपको मिल जाएगा, 150 रुपये PDF मिलेगा। 6 सेमेस्टर के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा अभी। ठीक है, क्लास जल्दी शुरू होंगी 6 सेमेस्टर की, और ग्रुप से जोड़ जाएगा, सिलेबस वगैरह मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपको पढ़ना पड़ता है 6 सेमेस्टर में, को करिकुलर, उसका भी तमाम वीडियो मिलेगी। ठीक है, अभी से जो 2024 में मैंने पढ़ा है वो सब भी आपको सेंड कर दिया जाएगा 1-2 दिनों में, 4 दिनों में, ग्रुप से जुड़ जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, और भी कई चीज़ें मिलेंगी। और 5th सेमेस्टर, केवल 5th सेमेस्टर का लेना है तो 100 रुपये, केवल 6 सेमेस्टर में जुड़ना है तो केवल 100 रुपये। लेकिन अगर आपका 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट बचा हुआ है बेसिकली, और आपको जुड़ना है 5th सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर में भी, तो आपके लिए 150 रुपये रखे गए। इसी में आपको 5th और 6 का दोनों का व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए व्यवस्था है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा। आपको PDF नोट्स, लाइव क्लास, लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगी। 6 सेमेस्टर में आप जुड़ेंगे और पूरा क्लास जब तक पढ़ाई नहीं हो जाएगी तब तक आपकी चलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।